Hello students, welcome back to the next session of chapter solutions for class plus 2 and subject chemistry. I hope you all are doing absolutely fine and I hope that you all have understood the numerical problems that we did in the previous session based on Raoult's law and the relative lowering in vapor pressure, right? Now in this today's session we will discuss about elevation and boiling point, the next colligative property, and another one that is depression and freezing point. Okay, and now let's start with the elevation and boiling point. It is also known as, this study is also known as ebullioscopy. Okay, now in this topic we will discuss why the boiling point of a liquid increases on dissolving a non-volatile solute in it. Okay, and we will also discuss to represent the elevation and boiling point graphically in this topic. ग्राफिकली उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो डिस्कस करेंगे एंड क्यों बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है अगर हम किसी भी लिक्विड में या सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं. ठीक है, as we know that the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the pressure of surroundings, or we can say atmospheric pressure, that is known as boiling point, right? So boiling point हमें पता है कि क्या होता है. boiling point, the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो और यू कैन राइट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग्स. ठीक है, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है बेटा, पता है हमें. एंड व्हेन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. पता ना, if so we can say when atmospheric pressure, or we can say that pressure of surroundings is equal to either equal to 1 atmosphere or 1.013 bar, इन दोनों में से किसी भी एक के इक्वल होगा, then we can say that boiling point is called as normal boiling point. ठीक है, क्लियर, ये हमें पता है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट, प्योर वाटर क्या कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से 373.15 केल्विन और ओनली 373 केल्विन. ठीक है, नाउ इफ वी ऐड, अगर हम उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होगा. ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, सपोज वी आर एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट. ठीक है, तो क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ऑलवेज. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और अ लिक्विड क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा. क्यों, थस वी कैन से क्यों होगा वैसे ये इंक्रीज, पता है क्योंकि हमने किया था पहले बेटा कि अगर किसी लिक्विड में व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा. अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि उसका खुद का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग्स. तो हमें उसे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उस मिक्सचर का
मतलब आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए तो उसे हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हाई करना पड़ेगा, और टेम्परेचर हाई ज़्यादा करना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट अगर पहले 100 था सपोज वाटर का किसी लिए, तो अभी 102, 105, 110 सॉरी 110 सॉरी ये हो सकता है, डिपेंड करता है हमने कितना वो सोल्यूट ऐड किया है। ठीक है, सो अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द लोअर्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या होता है ये करने से, इसको इसमें ऐड करने से वी गेट द इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। वाई? बिकॉज द वेपर pressure, as we can say that or as we know that vapor pressure of solution decreases, दैट इज़ वाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, बिकॉज इट इज़ बिकॉज हीट मोर हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इक्वेट द वेपर प्रेशर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नाउ अभी मैं आपको एक ग्राफिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। सपोज T नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या सॉल्वेंट लेंगे, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट सपोज, एंड सपोज T is the boiling point of solution after adding नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। ठीक है, जो सोल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज T है और T नॉट प्योर का है। अभी डेल्टा T क्या आएगा, डेल्टा T इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज T माइनस T नॉट। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, सोल्यूशन का हमेशा ज़्यादा होगा, हमने ऊपर किया अभी, और सॉल्वेंट का कम होगा, तो ज़्यादा में से स्मॉल वाला कम करेंगे, तो ये क्या होगा हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना होगा कितना नहीं, डिपेंड करता है कितने मोल्स हमने सॉल्यूट के उसमें ऐड किए हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, क्लियर? सो ये तो हो गया हमारे पास। अभी हम उसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा हमारे पास, सपोज इधर है हमारे पास टेम्परेचर, वी हैव टेकन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, एंड सपोज वेपर प्रेशर ऑन along y axis, this is origin, right? So suppose this is the atmospheric pressure, that is 1 atmosphere, that is normal atmospheric pressure. ठीक है, so दिस इज नाउ केसेस अगेंस्ट। नाउ अभी अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट की, पता है हमें जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग जल्दी होगी, उतना उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। सपोज पहले उसका वेपर प्रेशर इतना था, अभी हम टेम्परेचर राइज किया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया। अगर हम देखेंगे सॉल्वेंट की कर्व ऐसे आएगी बेटा, और सॉल्यूशन की कर्व इसके साथ पैरेलल आएगी पर थोड़ा दूर आएगी। अगर हम इसी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करें 1 एटमॉस्फेयर से दोनों कर्व पे, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ आया, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे आया। अगर हम इसको नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मैच करें इस टेम्परेचर कर्व लाइन पे, तो ये यहाँ मैच करेगी, ये यहाँ मैच करेगी। ये जो है टेम्परेचर कम है, मतलब इसका बॉइलिंग, ये जो सॉल्वेंट, ये सॉरी है सॉल्वेंट की, ये कर्व है बेटा किसकी, सॉल्यूशन की। और सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है जहाँ पे बॉइलिंग, वो टेम्परेचर जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो वो यहाँ इस टेम्परेचर पे क्या होगी बेटा, बॉयल होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज T नॉट। पर सोल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल कब होता है, जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उससे ज़्यादा होगा। दिस इज T। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ग्राफिकली द एलिवेशन एट बॉइलिंग पॉइंट, as you can see in the screen. Clear? Okay, तो ये है graphical representation of elevation and boiling point. Now the mathematical relation for numericals will be formed as follows. और जब देखा गया, एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया बेटा, that delta T, that is elevation and boiling point, is always directly proportional to the molality
of the solution. It is molality, not molarity. It is molality of solution. That is amount of number of moles of solute present in a given amount of solvent. That is 1 kg of solvent. और ठीक है. And for by removing this sign of proportionality, we will always add some a constant. In here we add a constant known as Kb into m. M is molality, where Kb is a constant and it is known as molal. मोलालिटी से वर्ड आया मोलल. एलिवेशन की बात कर रहे हैं हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो एलिवेशन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. दिस इज अ नेम फॉर दिस कांस्टेंट Kb एंड इट इज आल्सो नोन एज, क्योंकि हम इसकी स्टडी को बोलते हैं एब्यूलोस्कोपी. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. Kb is also known as ebuloscopic constant. ठीक है. So you have to remember it. And now what is the physical, next topic is what is the physical significance of ebuloscopic constant. Now see, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट अभी हम करेंगे. इसका क्या है, हम ये ही इक्वेशन लेंगे. इस इक्वेशन में अगर हम बोलें कि व्हेन m इज इक्वल टू 1, सपोज मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है 1 है, और वी कैन से दैट सोल्यूशन वी आर हैविंग इज 1 मोलर सपोज, देन इस इक्वेशन से क्या आएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू Kb, राइट. और वी कैन से Kb इज इक्वल टू डेल्टा T for a solution having molality of 1 unit. ठीक है. So we can say the elevation and boiling point of 1 molar solution, the elevation and boiling point of 1 molar solution is also called as molar elevation constant, is also known as molar elevation constant. So समझ आया मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं. The elevation and boiling point of 1 molar solution is also known as molar elevation constant, right. So we can say the physical significance of ebuloscopic constant or molar elevation constant is, अगर ये क्वेश्चन आया पेपर में तो हम इसमें यही लिखेंगे when m is equal to 1 then this is equal to this, and this means that the elevation in boiling point of one molar solution is also called as ebuloscopic constant or molar elevation constant. मीन्स अगर हमारे पास सोल्यूशन 1 मोलर है, ठीक है, तो उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसके बराबर होगा, उसके एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर होगा. ठीक है, ये याद रखना प्लीज. ठीक है. नाउ एंड वन थिंग मोर, द Kb फॉर वाटर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग होगा, और वाटर के लिए जो है Kb फॉर वाटर इज ऑलवेज इक्वल टू 0.512 केल्विन पर मोलल. मोलल मीटर नहीं है, ये मोलल है. ठीक है, केल्विन पर, और वी कैन से केल्विन किलोग्राम पर मोल. ठीक है, एक ही बात है दोनों में. नेक्स्ट, एंड ये एक चीज़ और याद रखना, द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सोल्यूट. हमने देखा है अभी कि डेल्टा Tb जो है, डेल्टा Tb लगा लो, डेल्टा T लगा लो, एक ही बात है. डेल्टा Tb ही लिख रहा हूँ मैं, चलो इसको. इट इज़ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट. It is always directly proportional to m. M is molality, that is number of moles of solute present in given amount of solvent. तो ये जो है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा. दैट इज व्हाई इट इज अ, क्या है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये भी प्रूव हो गया. ठीक है, क्लियर. नाउ फॉर न्यूमेरिकल्स, दिस रिलेशन जो हमने किया है डेल्टा Tb
इज इक्वल टू के बी एम। न्यूमेरिकल्स के लिए हम कि इसे कैसे लिखेंगे या कैलकुलेट करेंगे, एज वी नो दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू, हमें पता है बेटा कि जो मोलैलिटी है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, ये होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स हो गया ये अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। ए इज़ फॉर सॉल्वेंट, बी इज़ फॉर सॉल्यूट, हमने किया पहले। तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो वी विल गेट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए। मोस्टली न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसका मोलर मास फाइंड करो। तो मोलर मास इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा। तो मोलर मास की फॉर्म में इसका जो न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी नीचे आ गया, डेल्टा टी बी इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी ऊपर है, डब्ल्यू ए नीचे है, के बी डेल्टा टी बी इंटू 1000। तो या दोनों में से कोई भी रिलेशन याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स इस पे पक्का आएंगे। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो आप इसको देख सकते हो 2 मिनट के लिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, यू कैन सी इट। ठीक है, क्लियर। एंड एक चीज़ और, अगर हमें एक एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूँ जस्ट फॉर थोड़ा सा हायर स्टडीज़ का है, अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन का के बी निकालना हो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट सॉरी निकालना हो हमने, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फॉर्मूला फॉलोइंग फॉर्मूला सॉरी के बी इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। आर इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, एंड टी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, 1000 पता ही है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। तो ये याद रखना, ये डेल्टा के भी निकालने का फॉर्मूला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, +2 लेवल में सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला काम आ जाता है। तो वैसे ये मेन है सब्जेक्टिव के लिए ऊपर वाला, ठीक है। एंड ये याद रखना। एंड सबसे कॉमन मेथड यही है टू फाइंड द एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये वाला नीचे वाला। नेक्स्ट वन इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बेटा, जैसे किसी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो उसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज होगा। तो वैसे ही इफ वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस, दैट इज व्हाई इट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, ये याद रखना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, पता है हमें, द फ्रीज, अभी हम थोड़ा सा करेंगे इसकी हाई लेवल डेफिनेशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहाँ पे, मैं बता रहा हूँ वैसे हिंदी में पहले आपको, वो टेम्परेचर जहाँ पे वेपर प्रेशर सब्सटेंस का इन लिक्विड फेज इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉलिड फेज, in at which the vapor pressure, sorry, the temperature at which the vapor pressure of a substance in liquid phase
is equal to or becomes equal to the equal to its that of its सॉलिड फेज। ठीक है, जो सॉलिड फेज में उसका वेपर प्रेशर है वो और लिक्विड फेज में जो है वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो तब वो सब्सटेंस जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, बच्चों को माइंड में रहता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब वो सब्सटेंस फ्रीज हो जाता है। नहीं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब कोई सब्सटेंस फ्रीज होने लगता है, होना शुरू होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है। और फ्रीजिंग पॉइंट पे बेटा द सॉलिड फेज इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अ लिक्विड फेज। द सॉलिड और लिक्विड किसी सब्सटेंस के, सेम सब्सटेंस के एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं हमेशा। जितने पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड बन रहे हैं उतने लिक्विड के क्या बनेंगे, सॉलिड बनेंगे। ये याद रखना, ये पता है हमें पहले, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पता है हमें, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अगर हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अगर उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया एंड तब हमने उसका टेम्परेचर और ज़्यादा लोअर करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए टू दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो याद रखना प्लीज़, वेपर प्रेशर कम होने की वजह से, वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसको और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर जो सॉलिड है एट लो टेम्परेचर पे है उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो वेपर प्रेशर तो वो सॉलिड लिक्विड फ्रीज नहीं हो पाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो और उसको फ्रीज करना पड़ेगा ताकि सॉलिड का वेपर प्रेशर उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, ठीक है, समझ आया? सो its vapor pressure decreases and it becomes equal to that of solid solvent at lower temperature। तो ये याद रखना कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर तो वो इक्वल हो जाएगा दैट ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। दैट इज व्हाई वी कैन से द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा हमेशा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसको और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा ताकि वो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? तो उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना प्लीज़। ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, वेपर प्रेशर लेंगे कर्व वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में लेंगे टेम्परेचर, सेम एज वी डिड इन द बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। वेपर प्रेशर लिया है इधर को, इधर हम लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, 0। अभी क्या होगा, सपोज ये सॉल्वेंट है, पहले मैं ले रहा हूँ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ था इसका वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इतना है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैं टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होना शुरू होगा। जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज यहाँ तक किया तो उसका वेपर प्रेशर यहाँ तक आ गया। अब मैंने उससे ज़्यादा डिक्रीज किया टेम्परेचर तो ये थोड़ा ऐसा हो गया, यहाँ से कर्व में बेंड आ गया, और जहाँ पे कर्व में बेंड आया वहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया, उसकी फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई। तो सपोज ये सी कर्व है, ये बी है, सपोज ये ए है, तो एट बी पॉइंट द फ्रीजिंग स्टार्ट्स एंड बी से लेके ए तक वो सारा सॉल्वेंट क्या बन जाएगा, जो लिक्विड है वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। एंड दिस इज फ्रोजन सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं बात करूँगा किसकी, सॉल्यूशन की। जिस सॉल्वेंट में अगर हमने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर इसी टेम्परेचर पे थोड़ा क्या होगा, कम होगा, यहाँ होगा वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने से
वेपर प्रेशर कम होता है। टेम्परेचर मैंने वही लिया है, इसी टेम्परेचर पे उसका सॉल्यूशन का, ये मान लो मैंने कर्व लिया सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अभी मैं उसको अगर फ्रीज करूँगा तो ये वाली कर्व इस कर्व के साथ मैच करेगी यहाँ के, अगर मैं ऐसे करूँगा। अंडरस्टूड? ऑब्वियसली अगर मैं इसको टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा और धीरे धीरे नीचे आएगी, और ये इस कर्व को यहाँ आके मीट करेगी, मतलब इसका बैंड जो है वो यहाँ ई पॉइंट, सपोज ये डी पॉइंट लगा लो, ये डी पॉइंट पे आएगा, तो सॉल्यूशन जो है वो डी पॉइंट पे आके क्या होना शुरू हुआ, फ्रीज होना शुरू हुआ। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ था, पहले वाला जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ था, ये था, दैट इज टी नॉट। अभी जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ है बेटा, ये है, दैट इज टी। ठीक है, सो इसका कम है बेटा, जो टी एफ लगा लो, चलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर इसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर? अभी डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ क्या होगा हमारे पास, टी नॉट माइनस टी एफ आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, दैट इज क्या होता है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, एंड एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी, एंड वहाँ से हमारे पास आया इज इक्वल टू के एफ एम, एंड वहाँ पे के बी था, यहाँ पे के एफ है, और के एफ इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, वो था हमारे पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इट इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की स्टडी को बोलते हैं हम क्रायोस्कोपी, तो इसको बन गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर? ये हो गया आपके पास, इजी था। ठीक है, अभी हमारे पास है इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस अगेन, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये सेम आएंगे सभी बेटा, इसलिए मैंने आपको दोनों टॉपिक इकट्ठे करवा दिए, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है, और फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट है, उसमें डेल्टा टी बी है, इसमें डेल्टा टी एफ है। ठीक है, ऑफ के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो पता है हमें, इफ क्या लिखेंगे हम, एम इज इक्वल टू 1, देन डेल्टा टी एफ क्या किसके इक्वल आ जाएगा, के एफ के इक्वल आ जाएगा। इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे उसमें लिखा था, क्या, द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, depression and freezing point of one molar solution is also called molar depression constant और cryoscopic constant। ठीक है, क्लियर? और इसको फाइंड करने के लिए थर्मोडायनामिकली के एफ को फाइंड करने के लिए वी हैव अ रिलेशन सेम एज इन के बी, आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच क्या आएगी, फ्यूजन आएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, फ्यूजन, वहाँ पे वेपराइजेशन थी, यहाँ पे आएगी फ्यूजन। और अगर हम इक्वेशन हमारे पास थी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, एम इज मोलैलिटी, अगर इसको न्यूमेरिकल्स के लिए बनाएंगे फॉर्मूला इलेबोरेट करके तो क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। ये फार्मूला और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला फार्मूला दोनों एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं, मिलते जुलते हैं, इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें, पर कंफ्यूज होने वाली आई थिंक बात नहीं है कोई, क्योंकि दोनों फार्मूले बेटा मैच करते हैं एक दूसरे से। जहाँ पे फ्रीजिंग वाला क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे बॉइलिंग वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अप्लाई हो जाएगा। सो आई थिंक आपके लिए ये पार्ट इजी, दोनों आज का कंसेप्ट इजी था समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड। सो वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास फ्रॉम हेयर ऑल्सो एंड फ्रॉम द प्रीवियस फार्मूला ऑल्सो। एंड बेटा दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर्स, एक होता है फ्रीजिंग मिक्सचर, एक नया इसका नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो इसी के साथ रिलेटेड है थोड़ा बहुत। एक होता है फ्रीजिंग मिक्सचर, एक होता है एंटी फ्रीज कंपाउंड्स। तो फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, एक नया टॉपिक है इसके साथ रिलेटेड, फ्रीजिंग मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ
आइस एंड सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा? कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं बेटा क्या? फ्रीजिंग मिक्सचर। एंड इट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर आइसक्रीम्स। यूज्ड इन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये उनमें यूज़ होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एज लो एज कर देगा, -33 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है ये। मतलब दिस मिक्सचर रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू -33 डिग्री सेल्सियस। और इसकी एक और बताता हूँ आपको मैं, एडवांटेज या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बोल लो। जब ना कोल्ड कंट्रीज में आइस फ्रोज हो जाती है रोड्स के ऊपर, जब स्नोफॉल होती है उसके बाद ना जो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, -40 तक चला जाता है, ठीक है, कई बार। तो रोड्स के ऊपर जो स्नो है वो फ्रोज होके या फ्रीज होके बोलते हैं हम, क्या बन जाएगी? आइस बन जाएगी। एंड द फुटपाथ्स इज क्लियर्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। याद रखना ये चीज़। अगर आप किसी कोल्ड कंट्री में हो तो वहाँ पे जाके आपको पता लगेगा कि वहाँ पे अगर जब स्नोफॉल होती है ना तो उसके ऊपर हमेशा वो सॉल्ट फुटपाथ्स पे, ताकि लोग चल सकें या फिसलन ना हो। क्योंकि हम पता है अगर आइस बन गई तो फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाएगी या कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए उस आइस को हटाने के लिए उसके ऊपर क्या डालते हैं? वो सोडियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम हो जाए, वो जल्दी जल्दी फ्रीज ना हो और उसको ईजीली हम हटा सकें और उस पर चलना भी आसान हो जाए। तो आइस मेल्ट हो जाएगी एंड बिकॉज दीज सॉल्ट्स डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इन कोल्ड कंट्रीज डी आइसिंग ऑफ एरोप्लेन्स इज ऑल्सो डन बाई सेम मेथड। डी आइसिंग ऑफ एरोप्लेन्स की डी आइसिंग भी ऐसे ही होती है। डी आइसिंग, DEICING, ठीक है, जो फ्रीजिंग मिक्सचर इस काम आता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एंटी फ्रीज कंपाउंड। बेटा कोल्ड कंट्रीज में जो वाटर है ना, कार रेडिएटर्स में यूज़ होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। एंटी फ्रीज कंपाउंड्स, एंटी मतलब जो फ्रीज ना होने दे किसी चीज़ को, ठीक है, तो पता ही हमें, ये हमेशा कोल्ड कंट्रीज में ही काम आता है। जो कार है, कार के रेडिएटर्स हैं, कार के रेडिएटर में हमेशा पानी होता है, ठीक है, पता है हमें। पानी कूलेंट डालते हैं और उसमें वाटर डालते हैं बहुत सारा। जो वाटर है कार रेडिएटर में जो वाटर है बेटा, वो क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। अगर वो फ्रीज हो गया, बिकॉज क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर इन दोज कंट्रीज इज वेरी लेस देन जीरो। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस आर यूज्ड। To avoid this problem, we use anti-freeze solutions or compounds, ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला आपको पता है, CH2OH, बिकॉज वी डिड इट इन द +1 क्लास ऑल्सो। CH2OH, it is the best antifreeze. Glycerol, ethanol, they can also be used, but it is best ethylene glycol, ठीक है, okay. So we can say this is a type of antifreeze compounds. So what we did today, we have done the elevation and boiling point molar elevation constant, and depression and freezing point, the molar depression constant, and what are their significances, and the antifreeze compounds and freezing mixtures, ठीक है। So that's all for the day. कल वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, we will do the numerical problems related to the depression and freezing point and the elevation and boiling point, right? So stay home beta, stay healthy, stay safe please. Bye bye, take care.